हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो कैसे लगी इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी और आपने अब उसे देखकर अपने नॉलेज में इम्प्रूव किया होगा दोस्तों। और मेरी ये जितनी वीडियो हैं दोस्तों वो बिगिनर्स के लिए या जो ऐसे लड़के हैं जो ITI में भी एडमिशन लिए हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से मैंने हर एक पॉइंट पे हर एक चैप्टर पे अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी मेरी हर एक वीडियो देखिए दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ और अपना कीमती समय भी दोस्तों आपको देता हूँ ताकि आपका नॉलेज इम्प्रूव हो सके। तो आइए दोस्तों, आते हैं आज की वीडियो पे और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत सर्किट क्या होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर दोस्तों। जब किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव तार से करंट निकलकर रेजिस्टेंस से होता हुआ नेगेटिव पॉइंट तक वापस पहुंचे उसे विद्युत सर्किट कहते हैं। ये दोस्तों चैप्टर दूसरा है और फर्स्ट पार्ट है, मैं एक्चुअली बताना भूल गया आपको। चैप्टर सेकंड का नाम है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गंवाए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। विद्युत सर्किट 3 प्रकार के होते हैं। ओपन सर्किट क्या होता है। करंट जब पॉजिटिव तार से निकलता है लेकिन या तो वह रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचता या फिर नेगेटिव तार तक नहीं पहुंचता, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। इसे मैं इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा दोस्तों। क्लोज सर्किट किसे कहते हैं। जब करंट पॉजिटिव तार से निकलकर रेजिस्टेंस से होते हुए नेगेटिव तार तक पहुंचे तो उसे क्लोज सर्किट या बंद सर्किट कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। जब करंट पॉजिटिव तार से निकल के रेजिस्टेंस में ना जाकर सीधे नेगेटिव तार में चला जाए तो ऐसे सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट में केवल तारों का रेजिस्टेंस होता है, तारों का रेजिस्टेंस होता है। आइए दोस्तों मैं इन तीनों क्वेश्चनों को समझाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके घरों में स्विच बोर्ड लगा होगा, स्विच ऑन करते ही आपके घर में मान लीजिए बल्ब जल जाता है। तो यह कैसे होता है दोस्तों। स्विच से पॉजिटिव सप्लाई बल्ब में जाता है, बल्ब का रेजिस्टेंस है, और दूसरा तार जो नेगेटिव होता है दोस्तों या न्यूट्रल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के वापस इलेक्ट्रिक सोर्स में चले जाते हैं। मीन्स दोस्तों पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल के रेजिस्टेंस से होते हुए वापस अपने इलेक्ट्रिक सोर्स में चले जाते हैं। किससे दोस्तों, न्यूट्रल तार के थ्रू। तो दोस्तों यह एक बंद सर्किट है और इसमें बल्ब जलेगा। ओपन सर्किट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कहीं से तार ब्रेक हो गया हो। अब वो तार ब्रेक बल्ब से पहले भी हो सकता है और बल्ब के बाद में भी हो सकता है दोस्तों। तो ये ओपन सर्किट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्र होता है दोस्तों वो पूरा नहीं हो पाता है। और देखते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए बल्ब से पहले ही दोनों तार दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों इसमें हाई करंट पैदा होता है और इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट में दोस्तों रेजिस्टेंस सिर्फ तारों का ही होता है, बाहरी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह युक्ति जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक क्रिया मीन्स दोस्तों जो उसमें केमिकल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जब सप्लाई देकर उसे चार्ज करते हैं तो दोस्तों उस युक्ति को बैटरी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़ी बड़ी भट्टियों में उनका ताप नापने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वो है थर्मोकपल मीटर। शायद आपने क्वेश्चन सुना नहीं होगा पहले। ठीक है दोस्तों, थर्मोकपल मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। सूखे शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से पूछ सकता है दोस्तों। तो देखिए सूखे शरीर का रेजिस्टेंस 70,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से
1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गीले शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, दोनों में से, सूखे शरीर का और गीले शरीर का। तो देखते हैं दोस्तों, गीले शरीर का रेजिस्टेंस 700 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से 1000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए लेते हैं 10वां क्वेश्चन। साधारण शरीर का रेजिस्टेंस सूखी एवं गीली अवस्था में कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, साधारण शरीर का रेजिस्टेंस सूखी हालत में 50,000 ओम एवं गीली हालत में 1000 ओम तक होता है। दोस्तों अगर आपको कभी विद्युत का झटका लगा हुआ तो आपने नोट किया होगा दोस्तों कि जब आपका शरीर गीला होता है या आप नंगे पैर धरती पर खड़े होते हैं दोस्तों, तो आपको करंट ज़्यादा लगता है। कारण क्या होता है दोस्तों कि बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सिर्फ शरीर का रेजिस्टेंस होता है, तो ज़्यादा करंट बॉडी से फ्लो होता है, जिसकी वजह से झटका हमें तेज़ लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यही चीज़ पूछ रहा है। अगर शरीर दोस्तों सूखा हो और मान लीजिए फर्श भी सूखी हालत में दोस्तों, तो करंट का झटका थोड़ा कम लगता है। वही फर्श अगर गीला हो, शरीर गीला हो, तो करंट का झटका तेज़ लगता है, क्योंकि दोस्तों पानी की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। कितने एम्पियर का करंट शरीर के बाहरी त्वचा को जला देता है? दोस्तों नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है 200 मिली एम्पियर। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इसको नापने की यूनिट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह वह बल है जो किसी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चलाती है। इसको नापने की इकाई वोल्ट है। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन अपने आप कहीं भी मूव नहीं होता, इसको चलाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यही बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पीडी या ईएमएफ कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और इसे वोल्ट में नापते हैं। याद रखें दोस्तों, बिना करंट के कहीं वोल्टेज नहीं होता, या बिना वोल्टेज के कहीं करंट नहीं होता, दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। वोल्ट क्या होता है? यह वह वोल्टेज है जो किसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो को दी जाए तो 1 एम्पियर की करंट चलाता है। इसे ईएमएफ या पीडी भी कहते हैं। मीन्स दोस्तों, किसी सर्किट में अगर रुकावट एक रेजिस्टेंस है और उसमें 1 एम्पियर का करंट अगर चलता है दोस्तों, तो वो चलाने वाली ताकत कितनी होगी दोस्तों? 1 वोल्ट होगी दोस्तों। चलाने वाला जो फोर्स है, तो एम्पियर को चलाने वाला जो फोर्स है दोस्तों, वो क्या है? 1 वोल्ट है। ये इसकी डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है दोस्तों? वह वोल्टेज जो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस पर जो सर्किट के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच मापी जाती है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी इकाई भी वोल्ट है। दोस्तों आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए बल्ब है दोस्तों, बल्ब के दोनों तरफ तार लगे हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। तो दोस्तों बल्ब यहाँ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल, मतलब फेस और न्यूट्रल पर अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको वोल्टेज शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये वही चीज़ कह रहा है, रेजिस्टेंस पर जो सर्किट के किन्हीं 2 बिंदुओं पे, ठीक है दोस्तों, सर्किट के 2 बिंदु रेजिस्टेंस के दोनों सिरे हैं दोस्तों। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, और मेरी बातों को भी समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए दोस्तों, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं दोस्तों। करंट किसे कहते हैं? इसको नापने की यूनिट क्या है? तो देखते हैं दोस्तों उसका उत्तर। किसी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं। दोस्तों जब किसी बंद सर्किट में या क्लोज सर्किट में करंट चलता है या इलेक्ट्रॉन चलता है दोस्तों, तो उसे करंट कहते हैं। इसे नापने की इकाई एम्पियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, यह वह स्थिर करंट है जो किसी 2 समानांतर पड़े कंडक्टर जिसकी लंबाई असीमित हो, मोटाई 0 के बराबर हो और वह एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी वायु रहित स्थान पर पड़े हो में दी जाए, तो इन दोनों के बीच 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा हो जाएगा। इसे एम्पियर कहते हैं।
दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझाने लायक तो ऐसे कोई बात मुझे नहीं लग रही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको नापने की इकाई क्या है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के अंदर से बहने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है। उसे आर से दर्शाते हैं। इसे नापने की इकाई ओहम है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओहम क्या है। यह वह रेजिस्टेंस है जिसके अंदर जब 1 वोल्ट की वोल्टेज दी जाए तो 1 एम्पीयर का करंट बहता है। उसका बड़ा यूनिट मेगा ओम और छोटा यूनिट माइक्रो ओम है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओम और ओम का यूनिट कई बार दोस्तों पेपर में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा एग्जाम में इसमें से आता ज़रूर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला जो इसका कारण है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए दोस्तों 1 मीटर कंडक्टर में जो बाधा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की जो बाधा है, मान लीजिए 1 ओम है, तो अगर उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, अगर मतलब मान लीजिए दोस्तों उसको 4 मीटर कर दिया जाए तो बाधा भी दोस्तों 4 गुना हो जाएगी। तो ये वही चीज़ समझा रहा दोस्तों कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है। में जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी दोस्तों, उसमें रुकावट भी बढ़ती जाएगी। जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उतने गुना रुकावट यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट को लेते हैं दोस्तों, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के उल्टा होता है दोस्तों इसका सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ दोस्तों। ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पानी का एक पाइप है दोस्तों, पानी का पाइप यहाँ कंडक्टर है और पानी जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन है। अगर पानी का पाइप पतला कर देंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात पानी का पाइप मतलब तार का एरिया अगर कम करेंगे तो दोस्तों बाधा बढ़ेगी, मतलब पानी फ्लो होने में रुकावट आएगी। और अगर पाइप को मोटा कर दें अर्थात उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें दोस्तों, तो पानी आसानी से फ्लो होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रुकावट कम हो जाएगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है दोस्तों, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के उल्टा होता है। मीन्स मोटाई बढ़ा देंगे दोस्तों तार की तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई, ये पॉइंट मैंने ऊपर क्लियर करवा दिया। क्षेत्रफल मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया दोस्तों, ये भी क्लियर करवा दिया। मटेरियल मीन्स दोस्तों वो कंडक्टर तांबा है, पित्तल है, एल्युमिनियम है कि क्या चीज़ है, उस पर भी दोस्तों रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तांबा अच्छा सुचालक है, एल्युमिनियम ये चांदी भी अच्छा सुचालक है, एल्युमिनियम थोड़ा उससे लो है दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तांबे से। इसी तरह दोस्तों यही इसलिए दोस्तों ये मटेरियल की बात कह रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद कहते हैं दोस्तों उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। दोस्तों कुछ कंडक्टरों का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, तो दोस्तों टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। जो प्योर कंडक्टर है दोस्तों, जो अच्छे मेटल है, धातु है, उनका रेजिस्टेंस दोस्तों तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो ये टेम्परेचर भी एक मेन पॉइंट है। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को नापने की यूनिट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम इंच या ओम सेंटीमीटर है। इसको माइक्रो ओम या माइक्रो रेजिस्टेंस में भी लिखते हैं। माइक्रो रेजिस्टेंस दोस्तों ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे माइक्रो रेजिस्टेंस या ओम सेंटीमीटर में लिखा जाता है। इसे याद कीजिएगा दोस्तों, इसकी यूनिट पूछ सकता है पेपर में। आए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। कुछ याद करने वाले पॉइंट है दोस्तों, समझा दूँ मैं आपको। प्योर मेटल जैसे तांबा, पित्तल आदि का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है, मिश्र धातु का रेजिस्टेंस ताप बढ़ने से थोड़ा बहुत बढ़ता है। मिश्र धातु दोस्तों जो दो धातु को मिला के बनाया गया तार है, उसका रेजिस्टेंस ताप बढ़ने से थोड़ा बहुत बढ़ता है। बिजली के काम में आने वाले अलॉय का रेजिस्टेंस हर तापमान पर एक सा रहता है। बिजली के काम में जो मिश्र धातु आते हैं उनका रेजिस्टेंस हर तापमान पर एक सा रहता है। दोस्तों तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। तीनों में से कोई भी पेपर में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये भी याद करने वाली बात है।
कार्बन रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस दोस्तों तापमान बढ़ने से घटता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कार्बन इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से घटता है और इंसुलेटर दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग लिखने में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इंसुलेटर दोस्तों जो पोर्सिलिन के होते हैं, चाइना मिट्टी के होते हैं, उसके बारे में बता रहा है ये रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से थोड़ा बहुत ही कम होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है तापमान बढ़ने से घटता है और कार्बन का भी दोस्तों, जो कार्बन ब्रश होते हैं, रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से घटता है दोस्तों। कार्बन का इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कार्बन वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं टेम्परेचर को एफिशिएंट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, माना किसी धातु का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 ओम है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस दोस्तों गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उन दोनों का अनुपात ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। इसको अल्फा से दर्शाते हैं। मतलब दोस्तों मान लीजिए किसी मेटल का जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे 0 ओम है, अगर उसमें 1 डिग्री ऊष्मा दी जाए, गर्मी दी जाए या उसका तापमान बढ़ाया जाए दोस्तों, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। इन्हीं दोनों का रेशो दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं दोस्तों। तापमान का बैटरी के आंतरिक रेजिस्टेंस और कार्बन के रेजिस्टेंस का पर क्या असर पड़ता है। तो ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इन दोनों पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान के उल्टे अनुपातिक होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है दोस्तों, बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस और कार्बन का रेजिस्टेंस दोनों ही दोस्तों उल्टे हैं, तापमान बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। कंडक्टर से उल्टा है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ओहम का नियम क्या है। यह नियम हमें बताता है कि किसी सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज और उसमें बहने वाली करंट का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है दोस्तों, जबकि भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि ना बदला जाए। तापमान के साथ दोस्तों इसका रंग रूप आकार भी होता है दोस्तों, मान लीजिए आकार ना बदला जाए, इसे स्थिर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों में बनता है, स्थिर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो इसमें भी आपको ओम का नियम लिखना है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों V बराबर I गुना R, मतलब V वोल्टेज दोस्तों करंट के बराबर भी है, रेजिस्टेंस के बराबर भी है दोस्तों। ये ओम का नियम डीसी सर्किट में ही लागू होता है दोस्तों, एसी में लागू नहीं होता, क्योंकि एसी में तापमान घटता बढ़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। रेजिस्टेंस को जोड़ने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो रेजिस्टेंस को दोस्तों 3 प्रकार जोड़ सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और सीरीज पैरेलल दोनों में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सीरीज में यदि 4 रेजिस्टेंस जोड़े जाएं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सीरीज में 4 रेजिस्टेंस, तो ये होगा दोस्तों चारों रेजिस्टेंसों के रेजिस्टेंस के मान के योग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं थोड़ा समझा दूँ, सीरीज क्या होता है। मान लीजिए 4 लड़के खड़े हैं दोस्तों, तो पहले लड़के का दाहिना हाथ दूसरे लड़के के बाएं हाथ में, फिर दूसरे लड़के का दाहिना हाथ तीसरे लड़के के बाएं हाथ में, और फिर चौथे लड़के का दाहिना हाथ दोस्तों दोस्तों मैं दोबारा भूल जाता हूँ। मान लीजिए पहले लड़के का दाहिना हाथ दूसरे लड़के के बाएं हाथ में, फिर दूसरे लड़के का दाहिना हाथ तीसरे लड़के के बाएं हाथ में, फिर तीसरे लड़के का दाहिना हाथ चौथे लड़के के बाएं हाथ में अगर देकर इस तरह खड़ा किया जाए दोस्तों, तो यह सीरीज सर्किट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एक लड़के के पास 2 रुपये हैं दोस्तों एक बात, या 2 ओम का रेजिस्टेंस है एक लड़के के पास मान लीजिए, तो 4 लड़के सीरीज में दोस्तों, तो उनका टोटल योग हो जाएगा, मतलब 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उनका जो रुकावट है दोस्तों 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चारों रेजिस्टेंसों के रेजिस्टेंस के मान के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पैरेलल में लगे रेजिस्टेंसों का मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कुल रेजिस्टेंस का विलोमानुपाती प्रत्येक रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती योग के बराबर होता है।
देखिए दोस्तों, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में दोस्तों मान लीजिए मेरा लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दूसरे लड़के के लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो हम ये कनेक्शन पैरेलल में कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि दोनों का लेफ़्ट हैंड एक साइड में है, दोनों का राइट हैंड एक साइड में है दोस्तों, तो यह पैरेलल कहलाएगा। सीरीज सर्किट में करंट और वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों देखिए, सीरीज में लगे सभी रेजिस्टेंसों में से करंट का मान समान रूप से गुजरता है, परंतु वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस के अलग अलग ड्रॉप होते हैं। यह दी जाने वाली कुल वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों पॉइंट को समझिए। अगर मान लीजिए बल्ब तीन या चार बल्ब दोस्तों सीरीज में लगे हैं, तो उनमें दोस्तों करंट का क्योंकि रास्ता एक ही होता है, उसमें चारों बल्ब सीरीज में लगे हैं दोस्तों, तो उनका करंट पास करने का रास्ता एक ही होता है, एक ही रास्ता है दोस्तों पास करने का। इसलिए दोस्तों करंट तो उनमें समान रूप से गुजरता है। लेकिन वोल्टेज दोस्तों अगर चार बल्ब है तो चारों जगह डिवाइड हो जाएगा। 200 वोल्टेज है, चार जगह डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो सबको 50-50 वोल्ट ही मिलेगा, और वो चारों बल्ब डिम ही जलेंगे दोस्तों, अगर वो एक ही रेटिंग के हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ वही चीज़ बता रहा है। मान लीजिए एक बल्ब 50 वोल्ट यूज़ कर रहा है, तो चार बल्ब दोस्तों 200 वोल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस का लाइन करंट और वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो देखिए, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज बराबर रहता है, क्योंकि दोस्तों पैरेलल में लगे हैं। जैसा मैंने बताया था दोस्तों कि मेरा लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दूसरे आदमी के लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के साथ जुड़ा है दोस्तों, तो ये कनेक्शन पैरेलल में कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ यहाँ तो समझा रहा दोस्तों कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज बराबर रहता है, क्योंकि दोस्तों पैरेलल में बल्ब लगा रहता है दोनों, तो घर की वायरिंग जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि घर की वायरिंग पैरेलल में होता है, तो इसमें हर एक रेजिस्टेंस को बराबर वोल्टेज मिलता है। चाहे दोस्तों टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे बल्ब हो, सबको बराबर वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यही कह रहा है कि प्रत्येक सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज तो बराबर रहता है, एवं कुल करंट अलग अलग शाखाओं में रेजिस्टेंस के अनुसार बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों कुल जो करंट रहता है दोस्तों, वो अलग अलग शाखाओं में जो करंट लेता है दोस्तों, अलग अलग शाखा रेजिस्टेंस जो करंट लेता है उसके बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर है दोस्तों, ये नोट कीजिएगा। पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में सबसे छोटे रेजिस्टेंस के मान के बराबर होता है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल में ये चीज़ पूछ सकता है, कई बार सब पूछता भी है कि पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस दे देगा दोस्तों, और उसके ऑप्शन में जो सबसे कम रेटिंग का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, उससे छोटे रेटिंग का एक आंसर दे देगा दोस्तों ऑप्शन में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसका उत्तर क्या होगा। वही चीज़ दोस्तों ये बता रहा है कि पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में सबसे छोटे रेजिस्टेंस के मान से कम होता है। मान लीजिए दोस्तों पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम। तो दोस्तों टोटल जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो 2 ओम से भी कम होगा। ये चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट के अधिकतम रेजिस्टेंस के मान से अधिक होता है। दोस्तों सीरीज के कुल रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोस्तों, 2 ओम, 4 और 6 ओम के, तो दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस 12 हो जाएगा। और क्या कह रहा है दोस्तों, ये सीरीज के सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट के अधिकतम रेजिस्टेंस, तो अधिकतम रेजिस्टेंस दोस्तों क्या है, 6 ओम वाला, और हमारा उत्तर क्या है दोस्तों, 12 ओम। तो ये यही चीज़ बता रहा है दोस्तों कि सर्किट के अधिकतम रेजिस्टेंस के मान से अधिक होता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए दोस्तों, सीरीज सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिएगा कि सीरीज सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। ये दोस्तों मैं पहले भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था कि मान लीजिए सीरीज में 3 बल्ब लगे हुए हैं या 4 बल्ब लगे हुए हैं दोस्तों, 4 में से प्रत्येक बल्ब 50 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों कितना, 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, पैरेलल सर्किट की कुल करंट पैरेलल में जुड़े विभिन्न रेजिस्टेंसों के बहने वाली सभी करंटों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूँ, पहले भी ये पॉइंट आ चुका है। जैसे घर में दोस्तों मान लीजिए फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, बल्ब चल रहा है और पंखा चल रहा है, तो ये दोस्तों ये सभी जो रेजिस्टेंस है, जितना भी करंट ले रहे हैं दोस्तों,
ये सभी कहाँ काउंट हो रहा है दोस्तों, मीटर में हो रहा है, एनर्जी मीटर में। तो दोस्तों इन सभी रेजिस्टेंसों द्वारा लिया जाने वाला करंट मीटर के पास जो मेन एम्पियर मीटर लगा हुआ है मीटर के अंदर दोस्तों, वो कैलकुलेट करता है, वो टोटल करंट वो मेजर करता है दोस्तों, वो देखता है। तो उसके बराबर होता है दोस्तों, ये टोटल करंट के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 31 देखिए दोस्तों, किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो उसका उत्तर है दोस्तों, कई मिले जुले रेजिस्टेंसों का तुल्य रेजिस्टेंस एवं विभिन्न कंडक्टर में चलने वाली करंट का मान ज्ञात करने का किरचॉफ का नियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, किरचॉफ का पॉइंट नियम या करंट नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये नियम बताता है कि किसी भी सर्किट के जंक्शन पॉइंट पर करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों इसका सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का स्टार पॉइंट होता है। स्टार पॉइंट वो दोस्तों आप अगर एम्पीयर मीटर लगा देंगे तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, वही दोस्तों क्योंकि वो सर्किट का जंक्शन पॉइंट है। वहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर दोस्तों कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों वही बात ये कह रहा है कि करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का मैश नियम या वोल्टेज नियम क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बंद सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है आपको, किसी बंद सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है दोस्तों, उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। मान लीजिए दोस्तों, वही मैंने पहले बताया आपको कि अगर 4 बल्ब 400 वोल्ट ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों, तो टोटल वोल्टेज जो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट में से ही दोस्तों ये अपना हिस्सा जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप किया हुआ टोटल वोल्टेज दोस्तों दिए गए कोल वोल्टेज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, एनर्जी नापने की इकाई क्या है। एनर्जी नापने की इकाई दोस्तों, विद्युत एनर्जी नापने की इकाई क्या है, 2 बार लिखा गया है। तो दोस्तों इसका है दोस्तों किलोवाट आवर। जो घर में मीटर लगा है दोस्तों, वो किलोवाट आवर ही काउंट करता है। मीन्स 1000 वाट का लोड अगर 1 घंटा चलाएं दोस्तों, तो वह 1 यूनिट निकालेगा, मतलब 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, कंडक्टेंस नापने के यूनिट क्या है। तो दोस्तों महो है, महो। इसका उत्तर दोस्तों महो है। इसका सिंबल दोस्तों रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। जो रेजिस्टेंस दोस्तों, इसका सिंबल ओहम से उल्टा होता है। ओहम का जो सिंबल है दोस्तों, उसको उल्टा कर देंगे तो ये महो का सिंबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 नंबर दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को नापने की इकाई क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसे नापने की इकाई है दोस्तों ओहम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने उन फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए दो इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों कोई सवाल या सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।